अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सदर आरिफ अलवी साहब से निगरां वज़ीर कानून की मुलाकात हुई और उनको फिर एक दफ़ा फिर बताया गया कि जनाब इलेक्शंस की तारीख का इख्तियार इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास है और आपके पास नहीं है। ख़ास तौर पर जब सेनेट की तरफ से बाकायदा पार्लियामेंट से इलेक्शंस एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई थी और सदर आरिफ अलवी ने उस पर खुद दस्तखत कर दिए थे, लेकिन उसके बाद फिर कयास आराइयां शुरू हो गई। अजीब दोबारा से एक कहानी शुरू हो गई कि जनाब का पता नहीं अचानक किसी भी वक्त सदर जो है वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें मीडिया पर चलती रही, लेकिन जराए के हवाले से, और अभी तक इस पर ऐवान सदर खामोश है कि ऐसी गलत किस्म की खबरें क्यों चल रही हैं। और जबकि वाज़े तौर पर सदर आरिफ अलवी को जब इलेक्शन कमिश्नर ने खत लिखकर कहा था कि हम आपसे मुशावरत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब टेक्निकली उसमें कोई मानी खेज नतीजा नहीं निकलेगा और ये मामला अब हमारे पास हैं। और ख़ास तौर पर जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो डिजिटल सेंसस था वो नोटिफाई कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास एक स्केड्यूल है जिस पे हमने काम करना है और वो है डीलिमिटेशंस का। पहले 14 दिसंबर तक की तारीख दी गई थी कि जी बाकायदा पब्लिकेशन हो जाएगी डीलिमिटेशन के हवाले से, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि मजीद कम कर सकें, और अब उन्होंने 30 नवंबर की भी तारीख दी थी। तो ये सारे मामला हैं। उसके बाद हमने देखा अता तारड़ साहब जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उन्होंने भी वाज़े तौर पर आकर कहा कि इस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बाकायदा सदर नहीं है, उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी हुई है, इस वक्त वो अबूरी सदर हैं और वो अब किसी किस्म का भी जो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते और ख़ास तौर पर इलेक्शंस की डेट वो भी नहीं दे सकते। और फिर उन्होंने दोबारा उस चीज़ का हवाला दिया कि पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शंस एक्ट 2017 में तरमीम के बाद ये राइट जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे चुका हुआ है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो मुल्क जो एक बेहतरी की तरफ चल पड़ा हुआ है, जो इतनी दिनों के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ चलना शुरू हुई हैं, पीटीआई और उनके सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब वो इन चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वफाकी वज़ीर। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आपके वक्त का। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अगर आपको मैं आपकी इजाज़त से अता तारड़ साहब ने जो आज बात की वो मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को के बाद सदर आरिफ अलवी साहब एक अबूरी सदर हैं। क्या कहा, ये ज़रा सुन लें। तक ये मुकम्मल तौर पे सदर थे। 9 सितंबर से पहले इनके पास मुकम्मल ओहदा था, तब तो ये चाहते तो कोई ना कोई ये काम कर सकते थे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और आप लोगों ने ये बाकायदा जो है एक कानून साजी करके गए थे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। ये नाज़रीन, अता तारड़ साहब ने बड़ी तफसीली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि सदर के ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और इस मुद्दत ख़त्म होने के बाद कोई नोटिफिकेशन अगर जारी हुआ तो वो गैर आइनी होगा। और ये बेसिकली सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से कोशिश है कि जो चीज़ें बेहतरी की तरफ चलना शुरू हुई हैं और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, उसको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपने अता तारड़ साहब की गुफ्तगू भी सुन ली जी। मैं चाहूँगा कि उस पर कमेंट कर दें कि उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं इस वक्त अबूरी सदर हैं और वो कोई भी अगर इक़दाम उठाते हैं तो वो गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। तो वो सदर आरिफ अलवी साहब ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं जब एक आध चीज़ जो चीज़ें तय हो चुकी हुई हैं और ख़ास तौर पर उसके ऊपर कानून साजी भी हो चुकी हुई है। आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दे दिया है अमेंडमेंट के बाद इलेक्शंस एक्ट 2017 में, तो अब चीज़ें बड़ी मुश्किल से बेहतरी की तरफ चली हैं और आपको मालूम है कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं सबकी। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों इस तरह की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं ज़मीर साहब, ये सवाल तो मेरे से तो बनता नहीं है, ये तो आरिफ अलवी से आपका सवाल बनता है कि ये आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। मगर
जहाँ तक मुझे इल्म है तो मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ कि देखें, बदकिस्मती से जब से ये जमात बनी है या बना दी गई है, जब से इनको इक़्तिदार दिया गया और इक़्तिदार से पहले भी जो कुछ ये करते रहे थे, क्या वो आईनी करते रहे थे? क्या 2014 में जो पुलिस वैन से ये लोगों को छुड़वाते थे और जो सिविल नाफरमानी की बात करते थे और जो बिजली के बिल जलाते थे या हुंडी के ज़रिए पैसा देने की भेजने की बात करते थे, या आप रियासती तनसीबात पर हमले की उस वक्त भी जब ये करते थे, तो किसी ने उस वक्त नोटिस लिया होता तो आज इस तरह की गुफ्तगू ना हो रही होती और ना ये आपको सवाल करने की ज़रूरत पेश आती। मुझे बता दें फिर ये अलवी साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, देखें, मैं तो पहले भी आपको ये कह चुका हूँ कि एक जमात जो सियासी थी नहीं, जब उसको जोड़ के मुख्तलिफ जमातों के जो लोटे थे, जो गद्दारी जमातों से करके आए थे, जो बेवफाई जमातों से करके आए थे, जो अपना ज़मीर बेच के आए थे, सबको इकट्ठा करके आपने एक जमात का नाम दे दिया उनको। और जब वो जमात आप बरसरे इक़्तिदार लेकर आए, क्या उस 3.25 साल में आपने देखा नहीं कि उन्होंने करतूत क्या किए? पाकिस्तान आज जिस मुश्किल में फंसा हुआ है और जिस आरिफ अलवी की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ उसमें है, अगर थोड़ी बहुत उसको शर्म है, अगर थोड़ा बहुत वो आइन कानून से वाकिफ़ हैं, जो कि यकीनन हैं, तो फिर उनको कम अज़ कम इस स्टेज पे जब उनकी जमात इतनी मुतनाज़ा बन चुकी है, उनको आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद वैसे ही हट जाना चाहिए था। और मैं ये कहूँगा कि देखें, एक वज़ीर आज़म का नायब वज़ीर आज़म तो होता नहीं है पार्लिमानी निज़ाम में, मगर पार्लिमानी निज़ाम में सदर का नायब सदर होता है जो कि चेयरमैन सेनेट होता है। सही। आप जान छोड़ें और जो नायब सदर हैं वो सदर के तौर पे अपना काम करें, जो महीना 2-4 रहते हैं इलेक्शन में और उसके बाद नए सदर का इंतखाब होगा, वो अपनी जगह पे आ जाए। आपने जब आपकी मुद्दत थी उसमें आपने क्या गुल खिलाए हैं जो आज आप मुद्दत पूरी होने के बाद नया ढोंग रचा रहे हैं? तो सारी दुनिया जानती है, मैंने इसके मतलब क्या कहना है। नहीं, चलें, बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आप लोगों ने तो बड़ी समझ बूझ के साथ जो है बाकायदा सारे काम किए थे और जो भी आईनी कोशिश जो मतलब जो चेंजेस की लॉ में और इलेक्शंस एक्ट में, और यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई विजडम होती है तो तभी की जाती हैं चीज़ें। और इलेक्शन कमीशन भी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहा है कि तमाम चीज़ों को वक्त पर मुकम्मल कर सके। मियां जावेद लतीफ़ साहब, एक इस वक्त जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर अपनी जो है वो इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब चल पड़े हुए हैं कराची से, अब वो सिंध का मुकम्मल करके फिर वो पंजाब में भी आ रहे हैं, और अभी तक शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस तरह हमें अभी एक्टिव नज़र नहीं आ रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि आपका देखना का या उसको जज करने का तरीका अगर ये है कि कोई जलसा हो रहा है तो उसको आप इंतखाबी कैंपेन कहें, एक जगह जलसा हो रहा है तो, मगर जो हर हलके में जलसे मुस्लिम लीग नून के जो ओहदेदारान हैं वो कर रहे हैं, तो फिर उसको लार्ज स्केल पे इंतखाबी कैंपेन कहना चाहिए या उसको ये कहना चाहिए कि वो इलेक्शन में जा ही नहीं रहे। हम तो रोज़ जलसे जुलूस अपने अपने हलकों में कर रहे हैं और यकीनन इंतखाबात के लिए ही कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो आप डोर टू डोर नहीं जाते, अदरवाइज़ तो आप जलसे जुलूस नहीं करते नॉर्मल हालात में, ये जब तक कि कोई इवेंट ना आया हो, जब तक कि कोई आप कोई ऐसा कॉल ना पार्टी की तरफ से आई हो वर्कर कन्वेंशन की या दूसरी। तो ये सारी जो इंतखाबी कैंपेन हो रही है सूबाई कौमी असम्बली के हलकों में, वो यकीनन इंतखाबात की तैयारियाँ हैं। और इस तरह ही अगर मरीम नवाज शरीफ सूबाई लेवल पे हर सूबे की मीटिंग कर रही हैं, हर सूबे के जो तंजीम है उनकी मीटिंग कॉल कर रही हैं, तो यकीनन इसीलिए कर रही हैं कि जो हर हलके से आपके कैंडिडेट मुतवक्को हैं उनके बारे में वो पूछती हैं, वहाँ के हवाले से जो कारकर्दगी है जमात की, जो मसाइल हैं जमात को, यकीनन वो एड्रेस हो रहे हैं।
उस पर काम हो रहा है। तो हम वो वावेला तो नहीं कर रहे कि देखें जी मैंने वहाँ ये बात नहीं की थी, आज मैं वो बात कर रहा हूँ। मतलब ये हर एक की जमात की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, तरीक़ाकार होता है इलेक्शन कैंपेन में जाने का। उनको ये सूट करता है, किसी और जमात को हमें ये सूट कर रहा है। हम समझते हैं कि एक पहले आप ग्रास रूट से इंतखाबी कैंपेन शुरू करते हैं और फिर उसको जूँ इलेक्शन करीब आएंगे या डेट अनाउंस होगी आप देखेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सही। जो मरियम नवाज साहिबा की मीटिंग्स की कुछ इतलात आती रही, लेकिन कुछ दिनों से हमें इतलात नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने ये सवाल किया क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर तंजीम साजी के हवाले से टास्क फोर्सेस बना दी थी, डेजिग्नेट कर दिया था लोगों को, लेकिन उसके बाद फिर हमें कोई इतलात नहीं मिली। शायद इसलिए ये तासुर आया कि अभी फुल इलेक्शन मोड में नहीं, लेकिन आप लोगों ने अपने जो कॉर्नर मीटिंग्स और जो है वो शुरू कर दिया हुआ। यकीनन सही सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहा यह जाता है कि जनाब कायद मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बाकायदा फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगी, और अभी जो लास्ट जो डेट हमारे पास सामने आई वो 15 अक्टूबर थी। तो इसके बाद फिर कुछ शायद ऐसे इतलात आना शुरू हुई कि जी अभी माहौल शायद साजगार नहीं है, या ये जो एक नई जो मामला चल पड़े हैं, तो कोई है इसमें कोई डिले होने का चांस, या अभी तक यही फाइनल है? जी नहीं ज़मीर, बात यह है कि कभी माहौल सियासी जमातों को बना के नहीं देता, सियासी जमातें माहौल ख़ुद बनाया करती हैं। वेरी राइट। दूसरी बात यह है कि सियासी जमातें ये ज़रूर देखती हैं या लीडरशिप ये ज़रूर देखती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको एक जैसी है, जो कि अभी तक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे कैसे भी हालात हों, हमने बदतरीन हालात को भी फेस किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उतने बदतरीन हालात पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के लिए नहीं हैं जो माजी में हमने देखे हैं। तो हमने तो इलेक्शन जो है 2002 का, 2008 का, 2018 का अपनी क़यादत के बगैर भी लड़ा है। इलेक्शन अनाउंस होने दें, आप देखेंगे माहौल हम खुद बना लेंगे इंशाल्लाह। सही, ज़बरदस्त। एक ये जो इसकी कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो आप लोगों ने कहा कि जी हमने अपनी सियासत कुर्बान की रियासत बचाने के लिए? देखें, जो नेशनल जमातें होती हैं ना, वो नेशनल अप्रोच से इंतखाबात भी लड़ती हैं और नेशनल अप्रोच से रियासत के लिए लड़ती हैं। पहले रियासत, फिर अवाम और उसके बाद जमात। बदकिस्मती से माजी दूर करीब में ये देखा गया कि जो सियासी कौमी जमातें हैं उनको सोच अप्रोच जो है वो महदूद कर दी गई उनकी अपनी जमातों तक। मगर हमने 4.25 साल का जो गंद था वो साफ़ करने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की रियासत के लिए। मगर जब हम बात करते हैं कि रियासत के लिए कुर्बान की, अगर हमारी कुर्बानी रियासत के काम ना आ रही हो और हमारी कुर्बानी से भी रियासत ना बच रही हो, या उसको भी कुर्बानी को जो है वो कबूल ना होने दिया जा रहा हो, तो फिर जो कुर्बानी देने वाले होते हैं वो यकीनन फिर रियासत के लिए इंतहाई कदम भी उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं ये कहूँगा कि 9-10 मई को जो कुछ किया गया या हुआ, या सहूलतकारों ने मिलकर 16 माह में जो एक ज़ेन साजी की थी और जो रियासत के साथ खलवाड़ किया था, उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ ये है कि हम रियासत को बचाने के लिए वो जो साजिशी मनसूबाबंदी हुई थी और जिसके असरात अभी तक मौजूद हैं, उसको जो है उसका सामना भी किया जाए और रियासत को उससे बचा के तरक्की की पटरी पर चढ़ाया जाए। और तरक्की की पटरी पर मैं ये जानता हूँ, मेरे जैसे सियासी वर्कर ये जानते हैं कि आप उस वक्त तक तरक्की की पटरी पर इस रियासत को दोबारा नहीं चढ़ा सकते। और जो हमने 16 माह में देखा है, जो हमें तजर्बा हुआ है, जो हमें नाकामी हुई है, कि नवाज शरीफ जैसा तजर्बा रखने वाली शख्सियत जो है वही इस भंवर से पाकिस्तान को निकालने की सलाहियत अल्लाह की रहमत के बाद है। अदरवाइज़ ये सलाहियत पॉलिटिकल फोर्सेस में नहीं है। और डिक्टेटर तो कभी
पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं कर सका, ना हो सकता है। इस निज़ाम के तहत ही आप यूनाइटेड कौम को रख सकते हैं, इस निज़ाम के तहत ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, मगर उसकी क़यादत उसके हाथ में हो, उसको इख्तियार हो, जिसको अवाम इख्तियार दें और अदारों में बैठे लोग उस पर एतमाद करें। बिल्कुल 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 ऐसा ही है और सही फरमाया। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है कि बहुत मुश्किल इक़दाम किए, बहुत टफ कंडीशंस के साथ IMF के साथ जो है वो मुज़ाकरात होते रहे और उसके बाद फिर स्टैंड बाय अरेंजमेंट हो गया और उसी के नतीजे में अब जो कहा जा रहा है कि अब जो बेहतरी आना शुरू हो रही है वो बेसिकली उसी का शाखसाना है। और बीच में जो हालात ख़राब हुए, क्योंकि जाहिर बात है एक प्रेशर्स तो थे जो आपकी मईशत पर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बेसिकली ये उसी के अब समरात सामने आ रहे हैं जो कि शायद सदर आरिफ अलवी साहब को हजम नहीं हो रहे। नहीं ज़मीर साहब, बात यह है कि इन 16 माह में भी हम मुकम्मल बाइख्तियार नहीं थे। पहले 8 माह में जो हमने मुश्किल फ़ैसले भी लिए उसके समरात आज से 8 माह पहले आना शुरू हो जाते, तो इन 16 माह में आपको बेहतर मईशत, बेहतर पाकिस्तान के हालात और दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बेहतर नज़र आना शुरू हो चुका होता। IMF से मुआहदे इतनी सख्त शराइत पर न होते जो पाकिस्तान के हालात कर दिए गए थे। और आपको याद होगा कि 2013 में जब नवाज शरीफ आया था तो उस वक्त पाकिस्तान के इससे ज़्यादा गंभीर हालात थे, मगर नवाज शरीफ ने उन चैलेंजेस को फेस किया। पाकिस्तान के अंदर 24 घंटों में 1 घंटा बिजली आया करती थी और पाकिस्तान में फिर उसी नवाज शरीफ ने 15,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल इजाफी की और उस चैलेंज को न सिर्फ कबूल किया बल्कि दहशतगर्दी ख़त्म करके पाकिस्तान में अमन लेकर आया। पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल रखी, बेरोज़गारी किसी हद तक ख़त्म की। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले मुस्लिम लीग कर चुकी है, जो आज हमें कोई नई बात नहीं है। आज भी अगर मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड दिया जाए, कौम के फैसलों को माना जाए और आज भी 2017 के किए हुए फैसलों पे नदामत जो घर बैठ के महसूस करते हैं, पब्लिकली उसका इजहार करें ताकि नवाज शरीफ वापस आकर इस कौम की क़यादत कर सकें। सही सही, बिल्कुल सही। और खैर अभी तो यकीनन सबके लिए मैदान दोबारा लगेगा, इंतखाबात होंगे और फिर आवाम का ही फैसला होगा। अभी वक्त हुआ है नाज़रीन ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, 16 महीने इकट्ठी रही PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब कह रहे हैं कि हमारे जो इत्तेहादी थे वो अब इंतखाबात से पता नहीं कुछ भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उनको क्यों महसूस हो रहा है कि क्या कल इंतखाबात में जाके बैठना चाहते हैं? भाई एक टाइम है, टाइम पे जब इंतखाबात होंगे सबके लिए सब आके उसमें अपना, जाहिर बात है एक मैदान सजेगा और उसमें फिर वो कम्पीट करेंगे। नहीं यार ज़मीर, बात यह है कि हम कभी भी माजी में भी इत्तेहादी नहीं रहे थे, ना आज हैं ना आइंदा कभी हो सकते हैं। हाँ, एक उस वक्त का अरेंजमेंट था, एक कौमी हुकूमत बनी, उस बर्बाद करने वाले पाकिस्तान को जो शख्स था उससे जान छुड़वाने के लिए, तो वो इत्तेहादी तो हम उस वक्त भी नहीं थे। मगर आज जो आप बात कर रहे हैं उनके हवाले से, तो आप एक ऑफिस में एक कमरे में बैठ के सारे कंसेंसस से तमाम स्टेक होल्डर फैसला करते हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होनी चाहिए। तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो वो कब हो सकते हैं मुमकिन। तो उस वक्त अगर आप नहीं बोले और उस वक्त आपने कंसेंसस से एक फ़ैसला कर लिया, तो बाहर आकर एक मकबूल बात करने की ज़रूरत आपको इसलिए है कि आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कौम को एतमाद होना चाहिए कि आप जो अंदर बात करते हो वही बात बाहर आके आप बात कर रहे हैं।
वरना एक 10 दिन में वो चीज़ें अंदर की भी बाहर खुल के आ ही जाती हैं। कोई ना कोई बता देता है कि अंदर क्या बात की थी और बाहर आकर क्या बात की जा रही है। इसीलिए लोग सियासतदानों से या सियासी जमातों के कौलो फेल पे जो हैं वो एतमाद नहीं करते, या उनको कम एतमाद आता है, या बड़ी देर के बाद एतमाद वो दिला सकने में कामयाब सियासी जमातें होती हैं, जब हम अंदर बात और कर रहे हों, बाहर कुछ और कर रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ज़रूर लड़ें इलेक्शन। बिलावल साहब की अपनी जमात है, उनके अपनी सोच नज़रियात, उनकी अपने फॉलोअर हैं, मगर आप किसी को ब्लेम करके या गलत बयानी करके इस तरह बात करें तो मैं नहीं कर सकता। शायद वो कर सकते हैं, उनकी अपनी स्वाबदीद है, अपनी मर्जी है। बिल्कुल सही मियां साहब, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग से पहले शायद इलेक्शन कमीशन की तरफ से 12 मरतबा ये बताया जा रहा था कि अगर डिजिटल सेंसस नोटिफाई हो जाता है तो फिर हमें हल्का बंदियां हम पे मैंडेटरी हो जाएंगी आइन के तहत, और फिर उसकी वजह से हमें शायद 4 से 5 या 6 महीने की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जब सीसीआई का इजलास होता है तो उस वक्त तो 2 इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे, बलूचिस्तान के और सिंध के, अगर आप बाकियों को के पे सवाल भी उठाएं, और पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे। तो वो उसके बाद उन्होंने ही जाके बाद में बाहर जाके कह दिया, इलेक्शन कमीशन के बाहर जब मिलने आए थे तो उन्होंने कहा कि जी हमें शायद उस वक्त कोई और जो है वो यकीन दहानी करवाई जा रही थी और कमिटमेंट्स दी जा रही थी। अच्छा ज़मीर, मैं आपकी आसानी के लिए मैं आपकी आसानी के लिए अर्ज़ कर देता हूँ, मैं वो बात नहीं करना चाहता जो आखिरी 3-4 कैबिनेट मीटिंग हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा, मैं किसी और का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ मुस्लिम लीग का जिक्र कर देता हूँ सर। सबसे ज़्यादा ज़ोर हम देते थे कि वक्त मुकर्रा पर इलेक्शन होने चाहिए और पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून करती थी ये बात, और उस कैबिनेट में कुछ जमातों के जो नुमाइंदे थे, कैबिनेट के मेंबर थे, वो इसरार करते थे कि नई हल्का बंदियाँ भी होनी चाहिए और नई मरदमशुमारी के तहत होनी चाहिए। और उस वक्त कहा जाता था, और हम ये उसमें पेश थे ये कहने में कि इससे इलेक्शन डिले होंगे जो किसी तौर पर भी रियासत के मफाद में नहीं है। उस वक्त हल्की आंच पे ये आवाज़ ज़रूर सुनने को मिलती थी, मैं नाम लिए बगैर ये कहूँगा कि लोग कैबिनेट के मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदे कहा करते थे कि आज मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा फेवरेट है अवाम में, इसलिए इनकी ख्वाहिश है, लेकिन हम तो चाहते हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन हो। शायद इनकी पंजाब में सीटें जो नेशनल असम्बली की हैं वो कम हो जाए मरदमशुमारी के मुताबिक, इसलिए ये चाहते हैं कि पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन हो। ये बहुत से सवालात वो उठाते थे, मगर हम आज भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का फ़ायदा इसी में है कि हम वक्त मुकर्रा और जितनी जल्द हो सके इंतखाबात की ख्वाहिश करते हैं, क्योंकि ये बेएतमादी जो तकसीम दर तकसीम हो गई है, और जो जिन चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पर मालियाती अदारों की तरफ से, उनका सामना एक मुंतखब हुकूमत बिल्कुल इसमें कोई दो राय का सामना बेहतर तरीके से कर सकती है। बिल्कुल सही। अब एक जमात जिसका प्रेशर बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बहुत था और बतौर वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी बहुत था, और वही सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे इन्हीं हल्का बंदियों के हवाले से। MQM मैं नाम ले देता हूं, तो वो तो एक तो वो पार्टी थी, तो वो तो पार्टी दोनों सिंध में पीपल्स पार्टी पर वो ज्यादा प्रेशर डाल रही थी, और वफाक में प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर। मुझे याद है कुछ दिन पहले जो CCI के जो इजलास है उससे पहले बैक टू बैक मीटिंग्स की उन्होंने आके प्राइम मिनिस्टर के साथ। देखें, जो बात CCI की मीटिंग में की ना, या उससे पहले उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे कौमी हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो कहा था नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो वो एक कौमी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो स्टेटमेंट दे रहे थे, क्योंकि
MQM समेत कुछ और जमातें भी थीं जो नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन में जाना चाहती थीं। अब उनकी शिकायत या उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना वक्त के प्राइम मिनिस्टर की ज़िम्मेवारी थी, वो उन्होंने निभाई। बतौर प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया था और ना ही हम उसको ओन करते हैं बतौर प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के। तो मैं ये कहूँगा कि जब सबका CCI की मीटिंग में कंसेंसस हो गया था, वो MQM हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, आज उसका पब्लिक प्लेस पे ये कहना मुनासिब नहीं होता। इससे ज़्यादा मैं नहीं उनके मतलब कोई बात कह सकता। हमने मिसाक़े जमहूरियत साइन किया हुआ है। हम समझते हैं कि किसी की किरदार कशी या किसी के मतलब किसी की ज़ाती हैसियत के मतलब बात करना हम मुनासिब नहीं समझते। अवाम फैसला करते हैं कि हमारा किरदार कैसा है, माजी हाल का या फ्यूचर में हम क्या दे सकते हैं, फैसला कर लेंगे अवाम। बिल्कुल सही फरमाया मियां जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन मिसाक़े जमहूरियत जो है वो तो 2007 में साइन हुआ था, उसके बाद दोनों जमातों की तरफ से उसकी वायलेशंस भी होती रही। लेकिन चलें, अब दूसरी बात यह है कि हमने ये देखा कि 3-4 महीने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पंजाब में बड़ी एक्टिव हुई और फिर आवाज़ें भी आना शुरू हुई कि ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी अपने पंजे दोबारा गाड़ने में कामयाब हो रही है। फिर हमने देखा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन जाती है 9 मई के बाद और फिर बड़ी खामोशी हो गई। ज़रा आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये क्या दोनों बड़ी जमातों के जो नेशनल पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसको कोई डेंट पहुंचा सकेगी? देखें जी, कोई भी जमात बनाता है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या कोई बाप पार्टी हो, कोई और जमात कोई बनाता है, तो आप देखें कि उस पर कोई पाबंदी तो नहीं कोई लगा सकता या उसकी ख्वाहिशात या उसकी तवक्कुआत पे आप जब नताइज आएंगे उसी वक्त तबसरा कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्तेहकाम पार्टी जो है उनका हक़ है, वो अगर समझते हैं कि लोग उनको वोट देंगे और उन्होंने कोई उनकी लीडरशिप ने ऐसा कोई रोल अदा किया है रियासत के लिए या आवाम के लिए, तो यकीनन लोग उनको वोट देंगे। अदरवाइज़ लोगों की तवक्कुआत ही रह जाती हैं। फिर जब इलेक्शन डे होता है उस वक्त फ़ैसला कुछ लोग और कर रहे होते हैं। खुशफहमी में कोई रहे, मैं रहूं या कोई और रहे तो रह सकता है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो आप जिक्र कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में कहा जाता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जाके देखें मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए एक हलके में 6-6, 7-7 उम्मीदवार हैं एक हलके से, जिसमें हमने शॉर्ट लिस्ट करके जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग समझते हैं कि जो आज की सूरत हाल है इसमें पंजाब के लिए, इसमें पाकिस्तान के लिए अगर डिलीवर किसी ने किया है या कर सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ का नाम मुस्लिम लीग है। सही। मियां जावेद लतीफ़ साहब, शहबाज शरीफ साहब चले गए, हुकूमत जब रुखसत हुई, डिज़ोल्व हो गई असम्बली, उसके बाद चले गए और अभी तक शायद उनका कोई शेड्यूल हमारे सामने नहीं आया कि वो वापस कब आएंगे। सवालात बहुत सारे उठते हैं कि जनाब बहुत ही हालात ख़राब थे, उन दिनों में यहीं पे रहना चाहिए था, अपनी आवाम के करीब रहते, लोगों के करीब रहते। आप लोग लीडरशिप मौजूद है, आप लोग बड़े सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग मौजूद हैं, लेकिन एक क्योंकि ड्राइविंग सीट में रहे 16 महीने वो, तो शायद कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उनको होना चाहिए था, रहना चाहिए था। और ये मुस्लिम लीग नून की अपनी कुछ लीडर्स का भी यही ख्याल है। तो वो अंदाज़न क्या मियां साहब के साथ आएंगे या वो शायद पहले वापस आ जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है पहले आ जाएंगे और उनको आ भी जाना चाहिए था। और ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह के मुल्की हालात थे उनको पाकिस्तान के अंदर ही रहना चाहिए था, मगर उनका कोई मेडिकल चेकअप का भी इशू था। आपको याद है कि उनको एक मुज़ी मर्ज़ था, अल्लाह उनको सेहत वाली दराज़ी उम्र दे, तो उसके लिए ज़ाहिर है उनको जाना पड़ा। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि बतौर एक सियासी जमात के ओहदेदार के उनको पाकिस्तान जल्द आना चाहिए। बिल्कुल। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप लोग हुकूमत में बैठे हुए थे जब ये स्पेशल
इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी और उसके तहत बहुत सारे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए जा रहे थे और प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त के मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर उसको जो है उस पर एम्फेसिस दिया। अभी जो सारी सूरत हाल बनी उसमें आपको लगता है कि अभी जो जिस तरह उसको पुल अलोंग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेसिक इंग्रेडिएंट तो आप लोग उसमें डालकर गए थे, तो उसके समरात आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अच्छा देखें ज़मीर, जो होते ही हैं ना हुकूमतें, वो निगरान हो या कोई मुंतखब हुकूमत हो, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि उसके सम्राट फौरी तौर पे मैं समेट लूँ तो देन मुझे ये काम करना चाहिए। नहीं, आप रियासत के लिए वो काम करें, भले आप उसके सम्राट 25 साल बाद कौम को मिलना शुरू हों, मगर आपको एक नेशनल अप्रोच से ये काम करना चाहिए। सो हमने जो अपनी सियासी मकबूलियत की जो कुर्बानी दी, हमने नहीं देखा कि इस वक्त गैर मकबूल फ़ैसले करके हमें आइंदा इंतखाबात में वो भुगतना पड़ेंगे, मगर हमने इस अप्रोच से वो फ़ैसले किए कि हमें सामना। और आज आप जिस तरह आपने शुरू में एक सवाल किया था कि 16 माह की जो हुकूमत है उसके अंदर जो महंगाई या सख्त फ़ैसलों से आज आप अवाम में जाएंगे तो किस तरह जाएंगे। जो बंदा सच्चा होता है, जिसने नेक नीति से फ़ैसला किया होता है रियासत के लिए या अपने घर के लिए, उसको ये परवाह नहीं होती कि मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी। इसी तरह रियासत का जो हुक्मरान होता है वो अच्छा फ़ैसला करे फ्यूचर के लिए, रियासत के लिए फ़ैसला गैर मकबूल भी कर दे, मगर आने वाले वक्तों में उसके सम्राट कौम को मिल जाएं तो उसको सब कुछ मिल गया। आज हम जो कौम में जा रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं अवाम में, तो आज मैं पूरी ऑनेस्टली ज़िद्दानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे तो अपने हलके में किसी एक शख्स ने ये बात नहीं कही कि आप लोगों ने ये गलत फ़ैसले किए हुकूमत लेने के। हाँ, शुरू में लोग कहते थे कि आपको ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, वो गैर मकबूल शख्स था, उसके फ़ैसले गलत थे, आप घर बैठते, आपको लोगों ने वोट दे देने थे, आपको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं थी। मगर मुझे क्योंकि ज़रूरत थी रियासत की, मुझे ज़रूरत थी अपनी कौम की, तो मुझे वो मुश्किल फ़ैसला और गलत फ़ैसला, मैं आज गलत इस नुक्ता नज़र से कहूँगा सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर वो फ़ैसले करने से मेरा अगर मुल्क ट्रैक पे दोबारा चढ़ गया, जो 2017 में गलत फ़ैसलों से ट्रैक से उतर गया था, या 4.25 सालों की बर्बादी से जब एक पेज पे सब लोग थे और मुल्क तबाह कर दिया उन सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशात के पेश नज़र, तो आज अगर मेरी कुर्बानी से मुल्क दोबारा पटरी पे चढ़ रहा है तो मुझे तो खुशी है इस बात पे कि मेरी कुर्बानी काम आ गई। सही, बिल्कुल मियां साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन अब क्योंकि इलेक्शन का जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा, तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद बहुत कन्वीनियंटली कहेगी कि जनाब हमारे ये जो बहुत मुश्किल फैसले जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ़ें हुई, वो उसमें तो हमारा कोई किरदार ही नहीं था, हमारे पास कोई की इकनॉमिक मिनिस्ट्री भी नहीं थी। हालांकि कॉमर्स मिनिस्टर नवीद कमर साहब थे और उनको तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में कहा बिलावल साहब को कि ये आप हमें दे दें। तो लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कैबिनेट की, उससे वो आप किस तरह नजरें चुरा सकते हैं? नहीं ज़मीर साहब, देखिए 4.25 साल जिन्होंने हुकूमत की, आपको 4.25 साल का पीरियड उन्होंने जो फ़ैसले किए, गलत किए, सही किए, नालायकी थी उनकी, उन्होंने जो कुछ किया वो मलबा 4.25 साल का उस जमात पे आपको डालना पड़ेगा। सही। और 16 माह की जो हुकूमत थी, 11 जमातों की हुकूमत थी, अकेली मुस्लिम लीग नहीं थी, एक कौमी हुकूमत थी। 11 जमातों का जो 16 माह में किया जा रहा है वो 11 जमातों के हिस्से आना चाहिए। चलें मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा वो बोझ जो है वो डाल दें, मगर ये नहीं आप कर सकते कि 4.25 सालों की या 2017 के बाद की जो पॉलिसियाँ थीं वो आप मुस्लिम लीग नून पर 16 माह में जो उनका हिस्सा भी थोड़ा बनता है उस पर सारा मलबा डाल के आप कह दें, इस वजह से कह दें या इस वजह से कहा जा रहा हो कि आज भी मुस्लिम लीग नून को
आवाम जो है वो इस उम्मीद से देख रहे हैं कि कल को इंतखाबात में हम इनको वोट देते हैं तो ये 2017 का पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ इसलिए तमाम जमातें जो हैं वो और या गैर जमहूरी कुव्वतें में से वो लोग जो मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करते वो इस तरह की एक कैंपेन करें या इस तरह की बयानबाजी करें, वो मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपके वक्त का हमारी दुआ है कि आप आइंदा इंतखाबात में आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और यकीनन आवाम ने ही फैसला करना है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे राजा खालिद महमूद साहब, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं और माहिर कानून हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है राजा खालिद महमूद साहब ने, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब। राजा खालिद साहब, एक अजीब ही सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब एक चीज़ें मुल्क में बेहतरी की तरफ चलना शुरू हुई और सदर आरिफ अलवी साहब जो कि अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुके हैं 9 सितंबर को, और उसके बावजूद जो है वो अब कहा यह जा रहा है कि बिला वजह जो है वो एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वाज़े तौर पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान और सदर के दरमियान और उसके बाद वजारत कानून को ख़त लिखा गया, उन्होंने भी जवाब दे दिया था। उसके बावजूद आज फिर निगरान वज़ीर कानून से मुलाकात होने के बाद जो है फिर दोबारा जो है वो ख़बरें उड़ाना शुरू कर दी कि जी सदर किसी भी वक्त तारीख दे सकता है। इस पर अता तारड़ साहब ने एक बात की थी मुख्तसर सी, अगर आप वो सुन लें तो मैं चाहूँगा कि उस पर आप कमेंट कर दें। तक ये मुकम्मल तौर पे सदर थे 9 सितंबर से पहले, इनके पास मुकम्मल ओहदा था, तब तो ये चाहते तो कोई ना कोई ये काम कर सकते थे। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते, गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। वैसे भी ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जी राजा साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली अता तारड़ साहब की, और फिर उन्होंने एक और भी बात की कि जिस पे लगता है कि शायद सदर आरिफ अलवी जानबूझकर ये बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी जरा सुन लें। प्रोड्यूसर साहब वो भी सुनवा दें। आपने देखा जैसे ही क्रैकडाउन हुआ ये करेंसी डीलर्स के ऊपर, पेशावर की मार्केट बंद हुई, मुख्तलिफ जो गैर कानूनी हुंडी हवाला के जरिए पैसे भेजे जा रहे थे, मंगवाए जा रहे थे, वो कारोबार बंद हुआ, डॉलर स्टेबलाइज हो गया। अब तहरीक इंसाफ को और उनके अबूरी सदर को फिक्र ये है कि अब पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता डिस्टेबलाइज कैसे करें। उसका और कोई तरीका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन की जो है वो डेट अनाउंस कर दें और इलेक्शन की डेट अनाउंस करके सारे मामले को खटाई में डाल दें। और जो स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, डॉलर का रेट गिरा है, मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इस मामले को बेयकीनी का शिकार करके पाकिस्तान को दोबारा से जो है वो गैर मुस्तहकम हम कर दें। जी राजा खालिद साहब, पहले तो जरा थोड़ा सा लीगली आप हमें जरा समझा दें, उसके बाद दूसरी तरफ आएंगे। पहली बात तो ये है कि सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं रहता कि जब सेंसिस हो जाए, जब न्यू डेटा सामने आ जाए, मर्दमशुमारी हो जाए, तो उसके बाद वो इलेक्शन की तारीख दें। ये उनके अख्तियार में नहीं, इट इज़ द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये उनके अख्तियार में है, चूँकि हल्का बंदियाँ होनी हैं और उसके बाद ज़ाहिर है इंतखाबी फहरिस्तें और बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो इलेक्शन कमीशन को अपनी जो तैयारी है वो मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके मुताबिक फिर वो फैसला करते हैं और डेट अनाउंस करते हैं। लिहाजा वो जो आर्टिकल 48(5) के तहत समझा जाता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और सदर डेट दे देता है। 1 माह तो वैसे ही गुजर गया, असम्बली को डिसॉल्व हुए, तो अभी उस तरह अगर उस हिसाब से देखें तो वो शुरू दिन से डेट देनी होती है। लेकिन सेंसिस जब हो गया था तो सदर का अख्तियार उसी वक्त खत्म हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि उन्होंने सदर से मिलने, मुलाकात से भी इनकार किया और उन्होंने बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का जवाब लिखा सदर को कि हमारे मशवरे या मुशावरत का कोई फायदा नहीं होगा, वकार ला हासिल होगी जब आपके पास अख्तियार नहीं और
ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने अब फैसला करना है कि वो कितने अरसे के अंदर अपनी तैयारी मुकम्मल करके इलेक्शन करवा सकता है। अब यहाँ पे जो अफसोसनाक बात है वो ये कि पाकिस्तान की मईशत आप सब जानते हैं कि किस ज़बू हाली का शिकार है, क्या नागुफ्ते बेहालत है पाकिस्तान की मईशत की, और जो मईशत हमारी थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी जब डॉलर नीचे आना शुरू हो गया और इसी तरह जो जखीरा दोस्त थे उन पे छापे पड़ना शुरू हो गए, हमारी मैशियत ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली, संभलना शुरू हुई, तो फिर एक और स्टंट छोड़ दिया गया जी कि सदर साहब तारीख देना चाहते हैं और वो वाकई देना चाहते हैं, चूंकि उन्हें अपनी सदारत से या सदारती जो ऑफिस है उसकी तकरीम, उसकी तहरीम, उसके तकद्दस के एहसास नहीं, बल्कि उन्होंने अपने कायद के साथ और अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभानी है। हालांकि वो ये ओथ ले चुके हैं, उनके ओथ में वाज़ेह तौर पे ये लिखा होता है कि वो किसी तरह से भी अपने असर और सूख को अपने कंडक्ट पे हावी नहीं होने देंगे और अपने किसी पर्सनल इंटरेस्ट की बुनियाद पे कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन जितने उन्होंने फैसले किए तवातर के साथ वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट, पार्टी के इंटरेस्ट के तौर पे किए। जो सदर होता है वो इम्पार्शल होता है, गैर जानबदार होता है, वो फिगर हेड ऑफ द स्टेट होता है। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को एक जानबदार सदर साबित किया। उन्होंने पार्शल होके ये साबित कर दिया कि वो आज तक पार्टी के वफादार हैं, आज तक पार्टी के चेयरमैन के साथ अपनी लॉयलिटी वो निभा रहे हैं। आज तक उन्होंने वो काम किया जिससे पाकिस्तान को बेशक नुकसान पहुंचे लेकिन उनकी पार्टी को नुकसान न पहुंचे, उनका कायद उससे मुतासर ना हो। कानून साजी में हर तरह के रोड़े अटकाए गए। राजा साहब बिल्कुल आपने सही फरमाया कि वो, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि 9 सितंबर जब उनकी आईनी मुद्दत पूरी हो गई है तो क्योंकि अब इम्पीच तो वो हो नहीं सकते हैं क्योंकि असेंबलीज नहीं है, लेकिन एक मॉरल क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए और एक हमारे पास आईनी उसका हल मौजूद है कि चेयरमैन सेनेट जो हैं वो केयर टेकर प्रेसिडेंट होंगे जब तक सारा इलेक्टोरल कॉलेज वापस आ जाता है और फिर सदर का इंतखाब होता है। तो ये मॉरल क्वेश्चन भी तो एक सामने आता है। आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। ये 18वीं तरमीम में मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट की गई, रादर इट्स अ ब्लंडर कमिटेड बाय दी, मैं अब क्या कहूँ, एक अदारा है, अब अदारे को मैं उसकी तौहीन नहीं कर सकता, लेकिन ये एक बड़ी गलती थी कि वहां पे इकरार दे दिया गया कि सदर उस वक्त तक अपना काम करता रहेगा अनटिल अनलेस, जब तक उनका सक्सेसर ऑफिस में एंटर नहीं होता। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया, इसलिए मजबूरन इन्हें कबूल करना पड़ेगा जब तक नए इलेक्शन होते हैं, नई पार्लियामेंट वजूद में आती और नया सदर इलेक्ट करती, बजाय इसके कि वो जो पहले वाला तर्ज अमल था। आपको याद होगा कि सदर इसहाक साहब, बिल्कुल गुलाम इसहाक साहब, वो रिजाइन कर गए। उसके बाद जब तक नया सदर इलेक्ट होता तो वसीम सज्जाद साहब रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत एक लंबा तवील अरसे के लिए रहे। काफी अरसा वो चेयरमैन सेनेट थे, तो काफी अरसे तक उन्होंने सदर की जिम्मेदारी निभाई। ऐसे ही हो जाना चाहिए था ताकि कम से कम एक जो ऐसा फर्द है जिसने उस ऑफिस को बुरी तरह से पॉलिटिसाइज किया, ए पॉलिटिकल होता है सदर का ऑफिस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसे सियासी तौर पे आलूदा करने वाले फर्द से जान छूट जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक मोरालिटी की बात है, मॉरल ग्राउंड्स उन्हें कभी भी अवेलेबल नहीं रही, ना वो इन चीजों के कायल हैं। मॉरलिटी तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने, यानी मैं समझता हूं कि ऐसे इमोरल काम किए कि जो जिसकी वजह से ये आईने पाकिस्तान भी शर्मिंदा है। उन्हें अल्लाह ताला के सामने मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल यकीनन आप क्योंकि माहिर कानून है, लीगल चीज़ों आप बेहतर समझते हैं। आज निगरां वजीर आज़म जो हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने कहा कि ये बिला वजह की गलत बहस छेड़ी जा रही है। एक चीज़ जो है वो यकीनन हमारे सामने आ चुकी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी डेट भी दोबारा रिवाइज कर ली, पहले 14 दिसंबर दी, उसके बाद उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि 30 दिसंबर तक।
तो वो भी तो एक गुडविल जेस्चर में कोशिश तो अपनी पूरी कर रहे हैं। जो एक आईनी काम है वो उन्होंने मुकम्मल तो करना है जब जो डिजिटल सेंसस जब नोटिफाई हो गया। देखें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सदर साहब डेट अनाउंस कर देते हैं तो उस डेट पे अमल दरामद नहीं हो सकता। हमें वो फैसले नहीं करने चाहिए जिन पे अमल दरामद ना हो सके, जिन्हें हम इम्प्लीमेंट ना कर सके, जिनकी एनफोर्समेंट ना हो सके, जिनकी एक्सिक्यूशन ना हो सके। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब वो चीफ जस्टिस साहब जाने वाले हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही मामला और ऐसे ही काम करते रहे कि जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इससे उन्हें उनकी जात को शायद कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन अदारा मुतासर होता है। इसी तरह सदारती ऑफिस ऐसा फैसला करेगा, सपोज वो डेट दे देते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कानूनी तौर पे कानूनी जवाब सामने रखते हुए, आईनी जवाब सामने रखते हुए, आर्टिकल 51 में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि 2018 के इलेक्शन 2017 की जो नई मर्दमशुमारी है उसके मुताबिक होने हैं और होंगे। ये जो आर्टिकल 51 है उसके नीचे उसकी जो प्रोवाइजो है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, इसलिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा ना, वो हमारी मैशियत को, यानी एक अनसर्टेनिटी, वेरी राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।